कैसे हैं आप सब दोस्तों। ज़्यादा दिन के बाद में वीडियो लेके आया हूं क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो आज हम कार्बन के बारे में जानेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कार्बन इतना ज़रूरी क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है पढ़ने के लिए। हमारे दैनिक जीवन में जितने भी चीज़ें, वस्तुएं, कुछ भी उपयोग होते हैं वो सब कार्बन के ही लगभग बने होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कपड़े, तो कपड़े सेलुलोज से बने हुए हैं, तो सेलुलोज में कार्बन की मात्रा है। जो हम खाते हैं खाद्य सामग्री, भोजन, तो ग्लूकोज उसमें पाया जाता है, यानी उसमें भी क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। तो जितने भी दैनिक चीज़ें, तेल हुआ, ईंधन हुआ या कोई भी चीज़, सब में कार्बन की मात्रा होती है। जितने भी सजीव हैं उनके भी अंदर कार्बन की मात्रा रहती है। तो जितने भी सजीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो कार्बन से ही बने हुए हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए हम बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ते हैं। कार्बन का जो प्रतीक है, यानी इसे हम दर्शाते हैं तो C से दर्शाते हैं, या एक नॉन मेटल यानी अधातु है। परमाणु संख्या इसकी 6 है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ही हमें परमाणु संख्या ज्ञात होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। परमाणु द्रव्यमान 12 है, यानी इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गए, तो प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 6, यानी सबकी संख्या बराबर है। प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी 6, तो इनके परमाणु द्रव्यमान कितने हो जाएंगे, 12, यानी 6 और 6 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करेंगे हम इसका, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और L कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फिर अगला टॉपिक कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन उसे कहते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करें। कार्बन से बने हुए यौगिक, जो कार्बन उसमें पाए जाते हैं, जिस यौगिक में कार्बन पाए जाते हैं वो कार्बन के यौगिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन या और उससे व्युत्पन्न कई यौगिक होते हैं। तो ऐसी शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन के बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। फिर आगे आता है कार्बन के गुण। तो कार्बन के गुण हैं 3, मेन गुण यही है, सहसंयोजी आबंध। पहला है सहसंयोजी आबंध, यानी कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड पहले जान लेते हैं होता क्या है। तो 2 परमाणुओं के बीच, यानी 2 तत्वों के बीच जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, जब इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे का, तो उसे हम उस बंध, जो उससे बनता है बंध, उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक। अब सहसंयोजी आबंध से बने यौगिक, सहसंयोजन बंध से बने यौगिक, उन्हें हम सहसंयोजी यौगिक भी कहते हैं। ठीक। तो ये भी याद रखना कि सहसंयोजी बंध जो बनाते हैं वैसे यौगिक को हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी यानी K कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसकी जो परमाणु संख्या होती है 1 ही होती है, यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी K कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह दूसरा हाइड्रोजन अगर ये है तो उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों क्या करेंगे, आपस में साझेदारी करेंगे इलेक्ट्रॉनों का, तभी ये 2 पूरा होगा, तभी ये इन दोनों का नोबेल गैस प्राप्त होगा। यानी इसका 1 है तो 2 जरूरत है। पहले कोष में K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी होता है, तो इसके K कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 जरूरी होगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, साझा करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों साझेदारी करके जो बंध बनाएंगे ये इस तरह। तो इसे हम H2 कहते हैं, यानी जो H के बीच में जो बंध बना उसे हम सहसंयोजी बंध कहेंगे, और इस यौगिक को H2 को हम सहसंयोजी यौगिक कहेंगे। ये एकल बंध कहलाएगा। अगर एकल बंध है, एकल सहसंयोजी बंध, एकल सहसंयोजी बंध, तो जो केवल 1 बंध बनाते हैं उसे हम, जब एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हैं तो केवल एकल बंध बनता है, यानी एकल सहसंयोजी बंध बनता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो ये डबल यानी द्वि सहसंयोजी बंध बनाएंगे। जिस तरह से देख लीजिए हाइड्रोजन हो गया, तो अब ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है, यानी कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 पहले कोष में, K कोष में ये पूरा है, इसमें लेकिन कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन के बाहरी यानी L कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको और ज़रूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन जब ये ज़रूरत है, यानी इसकी संयोजकता 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में साझा कर लेते हैं। बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 2 2 4 और 2 6,
ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, दूसरे ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में। ये इस तरह से है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके, 6 इलेक्ट्रॉन इसके। अब ये दोनों साझा करते हैं तो किस तरह से संरचना बनेगा, तो यहां देख लीजिए कि ऑक्सीजन है और इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये। जो दूसरा ऑक्सीजन है उसके 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये। अब ये आपस में साझा करेंगे, इनको 8 पूरा करना, 6 2 8, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिए, साझा कर लिए इससे, और 2 इलेक्ट्रॉन ये इससे साझा कर लिए। तो ये 2 4 2 6 और 2 8 इसके पूरे हो गए, और इसके भी 4 2 6 2 8 8 इसके भी पूरे हो गए, यानी दोनों का पूरा हो गया। तो ये ऑक्सीजन डबल बंध में बनाएंगे, यानी ये क्या होगा, ये एकल सहसंयोजी बंध था, ये द्विसहसंयोजी बंध हो जाएगा, द्विसहसंयोजी बंध। ठीक, तो इसी तरह नाइट्रोजन क्या बनाता है, नाइट्रोजन से जुड़ करके N2 क्या बनाएगा, ट्रिपल यानी त्रिसहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो ये आप बना लीजिएगा, खुद ही देख लीजिएगा। तो इतना सहसंयोजी बंध। अब कार्बन का ये गुण होता है कि कार्बन भी सहसंयोजी आबंध का निर्माण करते हैं, क्योंकि कार्बन के पास बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाहरी कोश में, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये इससे साझा करके के बना लिया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ साझा करके के पूरा हो गया। तीसरा हाइड्रोजन तो इसके साथ साझा करके ये पूरा हो गया, और चौथा हाइड्रोजन का ये इसका पूरा हो गया, और ये इन चारों से साझा करके 8 पूरा हो जाता है। 2 2 4 2 6 2 8, यानी कार्बन का भी पूरा और हाइड्रोजन का पूरा हुआ। तो कार्बन बना लेगा CH4, यानी मेथेन का, CH4 यानी मेथेन का निर्माण करेगा। तो ये सहसंयोजी आबंध बना करके एक दूसरे से जुड़ते हैं, जो सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। अब कार्बन सहसंयोजी बंध क्यों बनाता है, तो क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये त्याग कर दे या ग्रहण कर ले 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से, तो इतनी इसके पास एनर्जी नहीं होती, इतनी ऊर्जा नहीं होती कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और 4 इलेक्ट्रॉन फिर ग्रहण कर ले। इसलिए ये क्या करते हैं, साझा करते हैं और सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो पहला गुण ये हो गया कार्बन का। दूसरा होता है कैटेनेशन, यानी श्रृंखलन। श्रृंखलन मतलब आप माला देखे होंगे चैन, तो यानी चैन का निर्माण करना श्रृंखलन कहलाता है। जब कार्बन की एक सबसे अच्छी ये गुण केवल कार्बन के पास होती है कि कार्बन से जुड़ करके कार्बन इस तरह से सहसंयोजी बंध बनाते हुए एक लंबी चैन बना ले, एक लंबी यौगिक का निर्माण करें, तो उसे प्रक्रिया को, मतलब उस गुण को ही हम श्रृंखलन यानी कैटेनेशन कहेंगे। तो कार्बन के पास ये सबसे अच्छी गुण होती है कि ये खुद से कार्बन से सहसंयोजी बंध बनाते हुए लंबी चैन का निर्माण करता है, जिसे हम कैटेनेशन कहते हैं। तो कैटेनेशन 2 तरह हो सकता है, 2 प्रकार के। कैटेनेशन या तो खुली हो सकती है या तो बंद हो सकती है। खुली श्रृंखला कार्बन सीधे खुला में हो, यानी कार्बन इस तरह से जुड़ा हुआ है और इसके बगल में हाइड्रोजन भी जुड़ सकते हैं, कार्बन भी जुड़ सकते हैं, तो इस तरह से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम खुली श्रृंखला कहेंगे। लेकिन अगर ये सीधी रेखा में चल रहा है इस तरह से, तो उसे हम सीधी खुली श्रृंखला कहेंगे। और जब ये बंद में रहेगा, जब ये सीधी रहेगा तो ये सीधी श्रृंखला कहलाएगा। जबकि इसे जब हम वो कर देंगे, अगर यहाँ से कार्बन इस तरह से शाखा निकाल देंगे, इस तरह से जुड़ना शुरुआत हो जाएगा कार्बन, तो उसे हम शाखित कहेंगे, शाखित खुली श्रृंखला। तो कैटेनेशन 2 तरह से हो सकती है, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला में 2 तरह हो सकती है, सीधी या तो सीधी स्टेट में चले या तो शाखा में चले, तो उसे शाखित श्रृंखला कहते हैं। बंद श्रृंखला जब कार्बन इस तरह से अगर बंद यानी साइकिल का निर्माण कर लें, या कार्बन इस तरह से एक चक्र बना लें, तो उसे हम बंद श्रृंखला कहते हैं। तो कैटेनेशन यानी श्रृंखलन। तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है गुण कार्बन के पास। अगला है समचतुष्फलकीय प्रकृति यानी टेट्राहेड्रल नेचर। इसके पास टेट्राहेड्रल नेचर होता है, यानी कार्बन से जो भी तत्व जुड़े हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन अगर जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन अगर जुड़ते हैं तो इनके जो बीच का कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये सबका बराबर होता है 109 डिग्री 28 मिनट, चाहे जिधर से आप नापेंगे तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो ये होता है समान चतुष्फलकीय, जो चारों फलक होता है इसका, वो प्रकृति हमेशा समान होनी चाहिए।
तो ये इसका गुण होता है। ठीक, अगला देखेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? तो हाइड्रोकार्बन, कार्बन और केवल हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन केवल दोनों, ये दोनों तत्व मिल करके अगर कोई यौगिक बना रहे हैं तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन दो तरह हो सकते हैं, एक संतृप्त या तो असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब कार्बन कार्बन के बीच केवल एक बंध हो, कार्बन कार्बन के बीच केवल एक बंध हो, कार्बन किसी से भी जुड़ा है, अगर हाइड्रोजन से जुड़ा है या कार्बन से जुड़ा है तो हमेशा एकल बंध से जुड़े, तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच या तो दो बंध हो या तो तीन बंध हो, तो दो बंध या तीन बंध हो तो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन पढ़ेंगे और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन। तो अगला टॉपिक है संरचनात्मक समावयन। तो संरचनात्मक समावयन क्या होता है? जिसका सूत्र समान हो, जैसे यहाँ पर हम लिख दिया C4H10, ब्यूटेन यहाँ भी C4H10 है, ब्यूटेन यहाँ भी, दोनों की सूत्र बराबर है, एकदम समान है, लेकिन जो संरचना है वो अलग अलग है। ऐसे मान लो जिसकी संरचना अलग अलग हो, जिसका रूप अलग अलग हो और समान हो यानी उसका सूत्र, तो उसे हम संरचनात्मक समावयन कहेंगे उस यौगिक को। ठीक, अगला है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण हाइड्रोकार्बन के आधार पर ही किया गया है। तो हाइड्रोकार्बन के आधार पर जब किया गया तो इसे दो भागों में बांटा गया है, एक खुली श्रृंखला, जो खुले श्रृंखला में पाए जाते हैं उन्हें हम खुली श्रृंखला कहते हैं, और एक बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला को चक्रीय श्रृंखला भी कहते हैं, चक्रीय यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जो बंद श्रृंखला बनाते हैं उसे हम चक्रीय यौगिक और इसे एलिफैटिक यौगिक कहते हैं, एलिफैटिक यौगिक। तो खुली श्रृंखला यानी एलिफैटिक यौगिक क्या होते हैं कि जिनको तीन भागों में बांट दिया गया। एलिफैटिक यौगिक को तीन भागों में, पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। एलिफैटिक यौगिक यानी खुली श्रृंखला को तीन भागों में बांटा गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन क्या होते हैं? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो क्या होते हैं? सिंगल बंध से बने होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बंध यानी एकल बंध या एकल सहसंयोजी बंध बनाते हैं, उन्हें हम एल्केन कहते हैं। इसका सूत्र है CnH2n+2। तो ये आप सूत्र याद रख लीजिएगा, एल्केन पता चल जाएगा। एल्केन के उसे कहेंगे ये संतृप्त होते हैं, इनके बीच सहसंयोजी बंध जो होता है एकल बंध होता है, इसे हम एल्केन कहते हैं। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का CnH2n ये सूत्र होता है। इनके कार्बन कार्बन के बीच हमेशा डबल बंध, एक या एक से अधिक डबल बंध यानी दो बंध जरूर पाए जाते हैं, तो उन्हें हम एल्कीन कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बंध यानी तीन बंध पाया गया तो उन्हें हम एल्काइन बोलते हैं। इसका सूत्र है CnH2n-2। तो ये सूत्र आपको याद करना है। तो ये होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इनमें डबल बंध और ट्रिपल बंध पाए जाते हैं। ठीक, तो ये सूत्र होता है, इनको रट लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरा है बंध श्रृंखला यानी चक्रीय यौगिक। तो चक्रीय यौगिक यानी साइकिल में जो बन जाते हैं, इस तरह से अगर साइकिल में बना रहे हैं या इस तरह से साइकिल में बना रहे हैं कार्बन, तो उसे हम चक्रीय यौगिक कहते हैं। चक्रीय यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है सम चक्रीय यौगिक, एक होता है विषम चक्रीय यौगिक। सम चक्रीय यौगिक ऐसे होते हैं जो केवल कार्बन से के बीच में ही क्या बनता है? चक्र बनते हैं। लेकिन विषम चक्रीय यौगिक वो कहलाते हैं जो क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में चक्र, जैसे अगर मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन, तो ये सम चक्रीय यौगिक कहलाएंगे। जबकि विषम चक्रीय यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में कोई अगर ऑक्सीजन आ गया तो उसे हम विषम चक्रीय यौगिक कहेंगे, क्योंकि ये एक विषम तत्व आ गया है। तो इस तरह के समचक्रीय और विषम चक्रीय कहते हैं। समचक्रीय को दो भागों में बांटा गया। तो समचक्रीय यौगिक को एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक यौगिक में बांटा गया है, एरोमेटिक यौगिक और एलिसाइक्लिक यौगिक। तो एरोमेटिक यौगिक को ऐसे याद रखिएगा, एरोमेटिक यौगिक जो होता है वो कर्मागत, इनमें बंध जो होता है सहसंयोजी बंध, वो एक फिर दो बंध, पहले एक बंध रहेगा फिर दो सहसंयोजी बंध फिर एक बंध, इस तरह से क्रम के अनुसार चलते रहते हैं, तो उसे हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए बेंजीन का एग्जाम्पल याद रखिएगा, बेंजीन का।
तो बेंजीन हमेशा पहले इस तरह से संरचना होती है, कार्बन फिर सिंगल बंध फिर डबल बंध, फिर कार्बन फिर सिंगल बंध फिर डबल बंध, फिर कार्बन फिर सिंगल बंध फिर डबल बंध। तो इस तरह से ये क्रमागत चलता रहता है, तो उसे हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। ठीक, एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होता है, ये क्या होता है कि कार्बन कार्बन के भी सिंगल बंध ही होते हैं, कहीं डबल बंध नहीं होंगे, तो उसे एलिसाइक्लिक यौगिक कहेंगे। विषम चक्रीय यौगिक में क्या होता है कि एक यहाँ अगर कोई दूसरा तत्व आकर के जुड़ जाएगा तो उसे हम विषम चक्रीय यौगिक कहेंगे। ठीक, तो इतना याद रखिएगा। इसका नोट्स हम अगले वीडियो में PDF के रूप में दे देंगे, तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि बस यहाँ पर आपको समझना है। अगले जो वीडियो आएगा अगले सप्ताह में, उसमें हम PDF के रूप में पूरा चैप्टर का नोट्स बना के आपको दे देंगे, तो आप बस इतना समझते रहिए अभी।